दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए भाई, ये रिवीजन क्लास है। ये जितने भी प्रश्न आपको पास भेज रहा हूं सब आपके पास भेज चुका हूं, आपको याद करवा चुका हूं, आपको बता चुका हूं। अब ये कि आपके पास समय नहीं है, पेपर नज़दीक है, तो हम आपको दोबारा उन प्रश्नों का रिवीजन करवा रहे हैं। उन प्रश्नों के रिवीजन के लिए ये सेशन डाल रहे हैं कि आप मतलब तैयारी करते रहें, इसलिए ये क्लास जा रही है। तो चलिए इस रिवीजन क्लास में पहला प्रश्न है, निर्देश देख लें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये विकल्प है। अब मेरा ध्येय है कि आप अभी शांत नहीं बैठें, अभी जब तक पेपर न हो जाए आपको कुछ न कुछ आपके पास भेजते रहें कि आप पढ़ते रहें। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक ऐसा हम आपके पास भेजते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है भाई, फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई भाई? फ्रांस की क्रांति कब हुई है? तो 1788, 1789, 1790 या 1787। तो सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। जितने सेशन आपके पास भेजे हैं सब आप देखेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपका 70 में 70 क्वेश्चन करके आएंगे। फिर भी आपको याद दिलाते रहें कि आप अभी बिल्कुल किताब कापी रख कर नहीं बैठें, अभी आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई है? तो फ्रांस की क्रांति हुई है 1789 में। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे भी कि ये जो आप पढ़े हैं, जो आप याद कर चुके हैं, जो आपको बार बार सेशन में भेजा हूँ, उन प्रश्नों को दोबारा भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बताएंगे कि आपके सेशन में, इस सेशन में कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। और जो नए साथी होंगे उनके साथ शेयर कर देंगे इस सेशन को। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन कराएंगे ताकि आपका अभ्यास बना रहे। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये आपको बताना है। गैरीबाल्डी या बिस्मार्क या काबूर या मेजनी। ये मेजनी है भाई, ये मेजनी लिखा है। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक मेजनी थे, समझिए। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई या सैन्य शासन की स्थापना हुई या गणतंत्र की स्थापना हुई? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दें। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई है भाई, गणतंत्र की स्थापना। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ उस देश का नाम बताएं। कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से शुरू हुआ है? तो ये राष्ट्रवाद का प्रारंभ जर्मनी से शुरू हुआ या इटली से या फ्रांस से या इंग्लैंड से। ये इंग्लैंड है भाई, इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ उस देश का नाम, तो उस देश का नाम क्या है भाई? फ्रांस है, फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से होता है भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी, ऑप्शन ग। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट भाई बताइए कि रिंडरपेस्ट
क्या है? तो चलिए बताने का प्रयास करें। एक वन क्षेत्र का नाम है, या एक घास क्षेत्र का मैदान है, या एक पशु प्लेग है, या मानव प्लेग है। तो रेंडर पेस्ट क्या है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये पशु प्लेग है भाई, पशुओं की बीमारी है। पशुओं की बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है भाई रेंडर पेस्ट। एक पशु प्लेग है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, भारत से विदेश जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता है? भारत से विदेश जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर, या गिरमिटिया मजदूर, या दास मजदूर, या कृषिदास मजदूर। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दीजिए। भारत से विदेश जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, दास मजदूर, या कृषिदास मजदूर। तो प्रश्न नंबर 6, भारत से विदेश जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन खा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। थोड़ा ये जल्दी जल्दी पढ़िए कि हम बस उद्देश्य है कि आप जो पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन होता रहे। ये जो पुराने सेशन आपके पास गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। पर उद्देश्य है कि आप क्वेश्चनों को अभी तैयार करते रहे जब तक पेपर नहीं हो जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7, वह कौन सा देश था? वह कौन सा देश था जिस पर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा? चलिए बताइए, वह कौन सा देश था जिस पर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा? तो भारत के ऊपर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, या इंग्लैंड के ऊपर, या अमेरिका के, या रूस के। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7, वह कौन सा देश था जिस पर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है? तो उस देश का नाम बताएं। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, या रूस। तो सब आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। और देखिए एक भूल चूक क्वेश्चन है। आज जो मॉडल पेपर पढ़ा था उसमें तारापुर संयंत्र के बारे में शायद मैं उत्तर प्रदेश बता दिया हूँ, गलत है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन जो मॉडल पेपर आज की तारीख में डाला था, आपके पास भेजा था, उसमें मैप में एक भरना था तारापुर कहाँ पर है, तारापुर संयंत्र कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन था। तो हम शायद बता दिए हैं उत्तर प्रदेश, पर ये गलत है, महाराष्ट्र में है तारापुर संयंत्र, महाराष्ट्र में है। तो चलिए भाई, आप भूल चूक में एक क्वेश्चन सुधार कर लीजिएगा। आज की तारीख में जो सेशन गया है मॉडल पेपर का, उस मॉडल पेपर में मैप में जो भी प्रश्न आपके पास भेजा हूँ, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश बता दिया था, पर उत्तर प्रदेश नहीं है, वो महाराष्ट्र है। सुधार कर लेना भाई, जो आप पढ़े होंगे उसमें सुधार कर लेना। भूल चूक के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्वेश्चन में और उत्तर में सुधार कर लें। चलिए, तो वह कौन सा देश था जिस पर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
नूडल्स किस देश से यूरोप में पहुंचे थे? नूडल्स किस देश से यूरोप में पहुंचे थे? भारत से, या चीन से, या जापान से, या श्रीलंका से? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 8, नूडल्स किस देश से यूरोप में पहुंचे? तो चीन से पहुंचे थे भाई। नूडल्स किस देश से यूरोप में पहुंचे थे? चीन से पहुंचे थे। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से था? कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से भाई? ये फ्रांस से संबंधित है, या इटली से, या इंग्लैंड से, या स्पेन से? कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से है? बताने का प्रयास करें। फ्रांस से, इटली से, इंग्लैंड से, या स्पेन से? तो कॉर्न लॉ का संबंध भाई इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका महाद्वीप की आकर्षित होने का कारण भाई क्या कारण था? 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका महाद्वीप की ओर अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित होने का कारण अफ्रीका के घने वन, या अफ्रीका के वन्य जंतु, या विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडार, या कृषि करने की चाह? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित होने का क्या कारण था? तो ये कारण था अफ्रीका का विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडार। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं? व्यापार और संस्कृति, या व्यापार और रोजगार, या व्यापार और पूंजी, या व्यापार और श्रम? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं? व्यापार और संस्कृति, व्यापार और रोजगार, व्यापार और पूंजी, या व्यापार और श्रम? तो प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं? तो व्यापार और श्रम। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 12, 500 साल पहले हमारे पूर्वज किससे परिचित थे? 500 साल पहले हमारे पूर्वज किससे परिचित थे? चावल से, चाय से, आलू टमाटर से, या गेहूं से? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 12, 500 साल पहले हमारे पूर्वज किससे परिचित थे? चावल, चाय, आलू टमाटर, या गेहूं? तो 500 साल पहले हमारे पूर्वज आलू टमाटर से परिचित थे भाई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये आपके पास ये सारे प्रश्न पूर्व के पहले के सेशन में पहुंच चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। बस आपको पास सेशन को भेजने का मुख्य उद्देश्य कि आप अभी शांति से नहीं बैठेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। मेन टारगेट है कि आपका 70 में 70 नंबर लाना। तो आपको याद दिलाते रहना है कि प्रश्नों का रिवीजन आप करते रहें। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारे प्रश्न पढ़े हैं उनको देख लें, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप अभी शांत नहीं बैठें, पढ़ते रहें। तो प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं।
1840 के दशक में भूखमरी फैलने का कारण क्या था? 1840 के दशक में भूखमरी फैलने का कारण क्या था? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताने का प्रयास करें। सूखा पड़ गया था, या बाढ़ आ गई थी, या भूकंप आ गया था, या गेहूं की फसल नष्ट हो गई थी? प्रश्न नंबर 13 840 के दशक में भूखमरी फैलने का कारण क्या था? तो भाई 840 के दशक में भूखमरी फैल गई थी, उसका कारण था सूखा पड़ गया, सूखा पड़ना। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 14, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन से दो देश सबसे धनी थे? 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन से दो देश सबसे धनी थे? तो भारत चीन था, या ब्रिटेन फ्रांस था, या रूस चीन था, या कनाडा और ब्राज़ील था? तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 14, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन से दो देश सबसे धनी थे? चीन भारत, ब्रिटेन फ्रांस, चीन रूस, या कनाडा ब्राज़ील? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो देश सबसे धनी थे भाई, ब्रिटेन और फ्रांस। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, लेटराइट मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, या तमिलनाडु, या गुजरात? भाई आप बताते भी रहें, प्रश्न को पढ़ते रहें, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उसके बाद में उत्तर देने का भी प्रयास करें भाई। तो प्रश्न नंबर 15, लेटराइट मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, या तमिलनाडु, या गुजरात, या पंजाब? पंजाब। चलिए बताइए, लेटराइट मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 15, तो ये लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में ज़्यादा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 16, लेटराइट मिट्टी का रंग होता है लाल रंग होता है, काला रंग होता है, पीला रंग होता है, या भूरा रंग होता है? लाल रंग, काला रंग, पीला रंग, या भूरा रंग? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटराइट मिट्टी का रंग पीलापन लिए होता है भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन गा आपका सही उत्तर होगा, लेटराइट मिट्टी का रंग पीला होता है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। कोयला निम्न में से किस प्रकार का साधन है? कोयला निम्न में से किस प्रकार का साधन है? अजैव संसाधन है, या प्रवाह संसाधन है, या अनवीकरण योग्य संसाधन है, या नवीकरण योग्य संसाधन है? प्रश्न नंबर 17, कोयला निम्न में से किस प्रकार का साधन है? उत्तर बताने का प्रयास करें। अजैव संसाधन, प्रवाह संसाधन, अनवीकरणीय योग्य, या नवीकरणीय योग्य? तो कोयला अनवीकरणीय योग है, कोयला अनवीकरणीय योग साधन है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी साधन है? तो ये कोयला है या पेट्रोलियम या पवन या बॉक्साइट। बॉक्साइट, ये ऑप्शन नहीं आ पाए हैं भाई, हम लिखते जा रहे हैं बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन एक संभावी साधन है? ये कोयला है या पेट्रोलियम है या पवन है या बॉक्साइट है। तो संभावी साधन पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा में संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी संसाधन पुनः चक्रीय है? निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पशुधन। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पशुधन। तो चलिए भाई, कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो ये पवन ऊर्जा पुनः चक्रीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो बागान व्यक्तिगत संसाधन है। चरागाह भी व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है। भूमि भी व्यक्तिगत संसाधन है। यहाँ पूछा जा रहा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो खनिज संपदा व्यक्तिगत संसाधन नहीं बल्कि सरकारी संसाधन है। सरकारी संसाधन है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला इसी हिसाब से हम आपके पास रोज भेजते रहेंगे। ये सारे प्रश्न हम आपके पास भेज चुके हैं। आप पुराने सेशन को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लें, और हम आपको ये भी याद ताज़ा करवाने के लिए ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला डाल रहे हैं। 20 श्रृंखलों का सेशन आपके पास भेज रहे हैं। चलिए, अब इसी के साथ हम आपसे धन्यवाद लेते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये सेशन का लास्ट प्रश्न था। इस सेशन के इस प्रश्न के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।